हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रसन्नता मेहरोत्रा। आज हम बात करने वाले हैं, यानी कि कल हमने बात करी थी। सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट किया था, अपना सब्जेक्ट जो न्यू स्टार्ट किया था, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। आज हम बात करने वाले हैं इसके टॉपिक नंबर 2, स्कोप ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम पेज पे हमारा जो पेज है वो कॉलेज ट्यूटर के नेम से इस तरीके से अगर आप टाइप करेंगे तो आपको वहाँ पे आ जाएगा, और उस पर आपके एचआरएम के शॉर्ट्स और जो भी इंफॉर्मेटिव शॉर्ट्स हैं वो पड़े हुए हैं, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं एक बार। चलिए तो बात करते हैं स्कोप ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इस टॉपिक को थोड़ा सा इजी बनाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट सा ड्रॉ करा है, ताकि आप जब एग्जाम में आंसर राइटिंग करो तो आपको पॉइंट्स मिल सके कि हमें किस तरीके से लिखना है। तो 4 चीज़ों में मैंने इस चीज़ को डिवाइड किया है। नंबर 1 एग्रीकल्चर, नंबर 2 इंडस्ट्रियल ग्रोथ, नंबर 3 सर्विस सेक्टर एंड नंबर 4 इकोनॉमिक चैलेंजेस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इतनी सारी चीज़ों में मैंने इस स्कोप को, यानी इंडियन इकोनॉमी के स्कोप को इतनी सारी चीज़ों में डाइवर्सिफाई क्यों कर रखा है। देखो, इंडियन इकोनॉमी का जो स्कोप है, एक तरीके से मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है जाइंट पजल की तरह, यानी कि इसे सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है लेकिन समझना बहुत ईजी सा है। अगर हम इसे छोटे छोटे पॉइंट्स में समझें कि एग्रीकल्चर के अंडर में क्या स्कोप है, मतलब कितना स्कोप है, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ में अगर हम फोकस करते हैं और इसमें कौन कौन से सेक्टर, मतलब इसके अंदर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, अगर इस पर हम फोकस करते हैं। तीसरा है सर्विस सेक्टर पे अगर हम फोकस करें, इसमें हम कैसे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, अपनी जीडीपी जो है वो अच्छी कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज इकोनॉमिक चैलेंजेस। इन सारी चीज़ों को करने के बावजूद भी हमें कई सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद एग्रीकल्चर। जैसे कि आपको पता है कि हमने बात करी थी कि जीडीपी जो है वो 3 सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट करती है, यानी कि एग्रीकल्चर जो है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, एंड थर्ड इज सर्विस सेक्टर व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो ये सारे सेक्टर्स क्या करते हैं, जीडीपी में कहीं ना कहीं इनका एक इन्वॉल्वमेंट रहता है। जीडीपी में क्या करते हैं, एडअप करते हैं, चीज़ों को वैल्यू देते हैं। तो एग्रीकल्चर का जैसे कि आपको पता है कि ओवर 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन वर्क्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे कि आपको यहाँ पे पता है कि 1960 में आपने सब चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक तरीके से हमारा रिवीजन हो रहा है। हम जनरली यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ ऐसा नया नहीं सीख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम रिवीजन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट कि भाई हमने क्लास 11th या क्लास 12th या 9th 10th में कभी चीजें पढ़ी थी, तो आज उन चीजों को हम रिवाइज कर ले रहे हैं। ओके, तो ग्रीन रिवोल्यूशन 1960s में आया था। आपको पता है ग्रीन रिवोल्यूशन से हुआ क्या था, हम हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज को ग्रो कर पा रहे थे, अच्छी चीजें ग्रो कर पा रहे थे, अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई थी, तो क्रॉप यील्ड्स हमारी इंक्रीज हो गई थी। दूसरी चीज क्या हुई, फूड सिक्योरिटी हम इंश्योर कर पा रहे थे, यानी कि हमारे पास अच्छा खासा बफर स्टॉक था कि भाई हमने ग्रो करा क्रॉप्स तो हमारे पास बफर स्टॉक भी था। ठीक है, जो गवर्नमेंट थी वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फार्मर्स को चीजें प्रोवाइड कर पा रही थी। अगर हम यहाँ पे बात करें टोटल एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, तो कहीं ना कहीं हमारे जो इंडिया की पॉपुलेशन है 50% से ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से काफी सारा इंप्रूवमेंट इस सेक्टर में देखने को मिला है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मैं जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री की ऐसी कौन सी 3 स्कीम्स हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ करने के लिए बनाई थी, और प्लस उसके संग आप लिखोगे कि कौन से ईयर में, वो ईयर भी लिखोगे, ईयर में वो आई थी, कोई भी 3 स्कीम्स। ओके, ताकि पता लगे कि आप लोगों को जनरल अवेयरनेस कितनी है स्कीम्स वगैरह के बारे में। दूसरी हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जैसे कि कल मैंने डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे होती है, यानी कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, आपका जो माइनिंग है, आपका जो कंस्ट्रक्शन है, ये सारा क्या है, पूरा आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या कर रही है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जॉब्स क्रिएट कर रही है। हाउ, जब ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आई तो इससे जॉब्स का क्रिएशन हो रहा है, एंड जब जॉब्स क्रिएट होंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो भाई क्या आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। तो नॉर्मल सी बात है कि आप देखो, अगर जॉब्स क्रिएट हो रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी ना, अगर ज्यादा लोग, वर्कफोर्स अच्छा है हमारा। दूसरा एग्जाम्पल हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ का लिया है आईटी एंड सॉफ्टवेयर। मैंने बहुत ही अच्छे और कॉमन एग्जाम्पल्स लिए ताकि आप इन सारे एग्जाम्पल्स से चीज़ों को कोरिलेट कर सको अपने डेली लाइफ से। अब आईटी एंड सॉफ्टवेयर का भी आपने कल मैंने आपको बताया था कि आईटी जो प्रोफेशनल्स हैं, आईटी इंजीनियर्स है ना, इंजीनियर्स जो आपके हैं,
उनका पूरा एक रुतबा है पूरे वर्ल्ड में हमारे इंडिया से भी, मतलब कितने अच्छे अच्छे इंजीनियर्स एंड कितने अच्छे अच्छे IT प्रोफेशनल्स और सब रह चुके हैं। गेम चेंजर, यानी कि मैं ये पॉइंट क्यों नोट डाउन कराया आपको, यहाँ पे लिखा है गेम चेंजर कि IT एंड सॉफ्टवेयर ने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में एज अ गेम चेंजर वर्क किया है कि उन्होंने बाजी पलट दी, उस तरीके से उन्होंने काम किया है। दूसरा है यहाँ पे ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन। अब ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन हाउ, मैंने आपको ये चीज़ कल बताई कि IT प्रोफेशनल्स हैं, उन सबका एक अपना एक वर्ल्ड में क्या है, अच्छा इंडिया से तो है सुंदर पिचाई, ठीक है, तो वो IT सेक्टर को ही बिलोंग कर रहे हैं। थर्ड इज इकोनॉमिक लैंडस्केप में कंट्रीब्यूशन भी मिला है, यानी कि इन सब चीज़ों से क्या है, हमारा जो इकोनॉमिक एक ग्रोथ है, इकोनॉमिक लैंडस्केप जो है उसमें भी इसने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसने किया है। थर्ड इसमें आता है आपको टर्शरी सेक्टर, वी कैन कॉल इट एज सर्विस सेक्टर, ठीक है, इसे हम टर्शरी सेक्टर भी कह सकते हैं या जो सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं। तो भाई ये दूसरा एक पावर हाउस है। अगर आप बैंकिंग का एग्जाम्पल ले लें, अगर आप टूरिज्म का एग्जाम्पल ले लें, तो ये सारी चीजें, एजुकेशन भी आ जाएगा इसमें, एजुकेशन आ गया इसमें, आपका हेल्थ केयर आ गया, तो वो सब किसके एग्जाम्पल है, टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर के एग्जाम्पल है। आपको जैसे कि पता है कि डिजिटल पेमेंट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए। डिजिटल पेमेंट्स लाइक आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका अपना बैंक में अकाउंट होगा, सभी का ऑलमोस्ट। आप लोग पेटीएम यूज करते होंगे, आप गूगल पे यूज करते होंगे, आप फोन पे यूज करते होंगे, तो आपको देखते होंगे कि जब मार्केट जाते हैं तो आप कैश लेके कम से कम जाते होंगे और मोस्टली अपना पेमेंट जो है वो आप डिजिटली तरीके से, यानी कि डिजिटल पेमेंट इस पर ज्यादा फोकस करते होंगे। सेफ एंड सिक्योर भी रहता है, कैश लेने का भी झाड़ नहीं रहता है कि आपने कैश लेके गए, मान लो स्टोर हो गया ना, और इजिली पेमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, और सिक्योर भी रहते हैं। उसके बाद ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसमें से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें, अमेजोन की बात करें, तो इन्होंने क्या कर दिया, हमारा शॉपिंग जो हम मार्केट जाते हैं, हम एक रिटेलर के पास जाते हैं, उससे सामान लेके आते हैं, ठीक है, अब हमें वो नहीं करना है। हम नॉर्मली अगर हमारा मन है हम जाएं मार्केट, हमारा मन नहीं है, हमें घर बैठे, मान लो मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे मार्कर चाहिए, ठीक है, मुझे ये ब्लू वाला मार्कर चाहिए, तो मैंने डाला कि भाई कैमलिन का मुझे मार्कर चाहिए और मुझे ये आ जाएगा। अब मान लीजिए प्राइस इस मार्कर का प्राइस मार्केट में 45 रुपीज़ है, ऑनलाइन मुझे 35 का पड़ा है, तो एज अ कस्टमर मुझे तो यहाँ 10 रुपीज़ का फायदा हो रहा है ना। जो बीच के मिडिल मैन है वो तो यहाँ पे क्या हो जा रहे हैं, एक्सक्लूड हो जा रहे हैं, तो एज अ कस्टमर मुझे यहाँ पे फायदा हो रहा है, तो मैं ये सोचूंगी ना मार्केट से मैं 45 का लेके आऊंगी, प्लस मैं अपनी स्कूटी से जाऊंगी और फिर वहाँ पेट्रोल भी खर्च होगा, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में एज अ कस्टमर अगर मान लीजिए आपके आती हैं, तो ठीक है, मैं तो उनमें से ही हूँ, तो मेरे को लगेगा भाई यहाँ पे मेरे पैसे भी सेव हो रहे हैं, प्लस मुझे जाने का हेडेक भी नहीं है, तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी बल्क में। अब जैसे ही मुझे पढ़ाना होता है आप सबको, तो मैंने ये सब चीज़ें ऑनलाइन बल्क में ऑर्डर कर रखी हैं पहले से। अब 45 रुपीज़ का 35 का पड़ा एज अ कस्टमर, मुझे फायदा हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, बहुत सारे आपके मिंत्रा है, मीशो है, अब तो पता नहीं कितने सारे आ गए हैं ना, नायका है, ये तो सब क्लोथिंग के लिए आपके ऐप्स वगैरह हैं। बाकी इन सब चीज़ों पे आपको डेली जो यूज़ के आइटम्स हैं वो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे मिल जाते हैं। तो इन्होंने इन चीज़ों ने हमारा क्या कर दिया, हमारा शॉपिंग मेथड चेंज कर दिया है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इकोनॉमिक चैलेंजेस। भाई ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली। अब चलिए कुछ इकोनॉमिक चैलेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक चैलेंज आता है, इनकम इनइक्वालिटी। भाई अमीर जो है वो बहुत अमीर हो जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब हो जा रहा है, मतलब गरीब की प्रोग्रेस नहीं हो रही है, अमीर जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा है, मतलब अमीर जो लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है, दैट इज इनकम इनइक्वालिटी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारी जो गवर्नमेंट है, इस समय गवर्नमेंट किसकी है, यू नो इट, और इसमें इलेक्शंस वगैरह भी चल रहे हैं, ठीक है उस चीज़ के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बात करें यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक रोल प्ले करा है, भी अनएम्प्लॉयमेंट के रेट काफ़ी कम हुए हैं, ठीक है, और हमें जो हमारी गवर्नमेंट है इस चीज़ में कंट्रीब्यूट लगातार कर भी रही है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अभी कम हुआ है, एम्प्लॉयमेंट के रेट ज़्यादा हुए हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट स्कोप ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। 4 चीज़ों में हमने इसे डिवाइड करा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, थर्ड इज सर्विस सेक्टर एंड फोर्थ इज इकोनॉमिक चैलेंजेस। एंड इसको भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक चैलेंजेस, क्योंकि इन सारे ये तो सारे प्रोज हो गए ना इसके, ये इसका कौन, ये इसका कौन है, ये प्रोज हैं सारे कि भाई ये तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपने मैम बता दी, लेकिन ये सब चीज़ें होने के बावजूद क्या कोई चैलेंजेस फेस नहीं करने होते इंडियन इकोनॉमी के? ऑफ कोर्स करने होते हैं बच्चा। मैं तो आपको 2 चैलेंजेस लिखा है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं।
जिसको हम आगे लेटर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एंड कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर देना, सब्सक्राइब करना कॉलेज ट्यूटर चैनल को, और मेरे साथ जुड़े रहिए इसी तरीके से अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। प्लस आपका सिलेबस भी लगातार कंप्लीट होता जा रहा है। अगर मान लीजिए ये कोई ऐसा पर्सन भी वीडियो देख रहा है जो शायद जिसकी अगर आई थिंक पढ़ाई वगैरह भी कंप्लीट हो चुकी है, या उससे जस्ट फॉर इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के लिए, अगर छोटा मैं इस तरीके से पढ़ाती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाती हूँ कि आप क्लास 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, 8th का बच्चा भी यहाँ आके पढ़ेगा ना, तो उसे ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मेरा पर्पस क्या है आप समझिए, मेरा पर्पस ये है I never use bookish language, I never wrote bookish language। मैं कभी bookish language आके यहाँ पे आपने कभी नोटिस कर लो मेरी कोई भी वीडियो में, I never use bookish language। I totally use कि भाई मैं ऐसी चीज़ें यूज़ करती हूँ, ऐसे एग्जाम्पल यूज़ करती हूँ, ऐसे फैक्ट्स यूज़ करती हूँ जिसको आप पढ़ो और आपको रिटेन हो जाए वो चीज़। हाँ मैम ने ये बताया था, मुझे इस तरीके से लिख के आना है, ठीक है। तो सॉरी, आई होप अगर आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी तो थम्स अप करके जाना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं। Okay, take care. Bye-bye.